तुम्हें लगता है कि डायनासोरों को खत्म करने वाली सिर्फ एक छोटी सी एस्ट्रॉइड थी? गलत। असली वजह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी एक एस्ट्रॉइड हर सेकंड करीब 20 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी से टकराई। तुम्हें 10 किलोमीटर ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन उस टक्कर से निकली एनर्जी लगभग 70 करोड़ नहीं बल्कि 700 करोड़ हिरोशिमा परमाणु बमों के एक साथ फटने जितनी थी। ये टक्कर आज के मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में हुई। टक्कर होते ही लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया जो पूरे बीजिंग शहर से भी बड़ा था। टक्कर के उसी पल लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हर जीव को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो तुरंत खत्म हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तबाही इसके बाद शुरू हुई। टक्कर से उठी चट्टानों के टुकड़े और धूल एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक पहुंच गए। उन्होंने सूरज की रोशनी को ढक दिया और पूरी पृथ्वी कई सालों तक अंधेरे में डूब गई। पृथ्वी का टेम्परेचर 20 डिग्री से भी ज्यादा गिर गया। धूप न मिलने की वजह से पौधे बड़ी संख्या में मरने लगे। शाकाहारी डायनासोरों के पास फूड नहीं बचा और उनके बाद मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक तरह के जानवर न सिर्फ बच गए बल्कि उसी समय तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे थे तुम्हारे पूर्वज, चूहे से भी छोटे स्तनधारी जीव। तुम सोच सकते हो कि बस एक पत्थर गिरा और सब खत्म हो गया, लेकिन असल में डराने वाली बात टक्कर के बाद हर मिनट में हुई। अब चलते हैं टक्कर से 20 मिनट पहले। उस दिन क्रिटेशियस काल की पृथ्वी बिल्कुल सामान्य थी। ट्राइसेराटॉप्स मैदान में पौधे खा रहा था, टेरोसौर आसमान में उड़ रहे थे, टी-रेक्स दूर अपने इलाके पर नजर रख रहा था। धूप खिली हुई थी और हल्की हवा चल रही थी। किसी भी जीव को यह नहीं पता था कि मौत पहले ही पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश कर चुकी है। अचानक आसमान के किनारे एक चमक दिखाई दी। शुरुआत में वो बहुत हल्की थी, जैसे कोई चमकीला तारा हो, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी और ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। देखते ही देखते आसमान का नीला रंग अजीब से नारंगी लाल रंग में बदलने लगा। पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। डायनासोर भी रुक गए और गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है। टक्कर से 60 सेकंड पहले वो चमक इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी तरफ देखना नामुमकिन था। उसकी रोशनी 1000 सूरजों से भी ज्यादा तेज लग रही थी। पूरा आसमान सफेद हो गया। कई 100 किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोरों की आंखें तेज रोशनी से जल गईं और वे उसी समय अंधे हो गए। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि बहुत तेज गर्मी की लहर उनकी तरफ तेजी से आ रही है। टक्कर से 3 सेकंड पहले एस्ट्रॉयड ने एटमॉस्फेयर को चीर दिया। उसके पीछे आग की इतनी लंबी लपट थी कि वो पूरे आसमान में फैली हुई लग रही थी। हवा बहुत तेजी से दब गई। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया और फिर वो पृथ्वी से टकरा गई। टक्कर के सिर्फ 0.1 सेकंड बाद लगभग 500 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हर जीव तुरंत गायब हो गया। वे जलकर नहीं मरे, बल्कि इतनी भयानक गर्मी में सीधे भाप बन गए। न कोई शरीर बचा, न हड्डियां, यहां तक कि शरीर के छोटे छोटे हिस्से भी नहीं बचे। लेकिन यहां मौजूद डायनासोर सबसे ज्यादा किस्मत वाले थे, क्योंकि डर महसूस करने में दिमाग को लगभग 0.2 सेकंड लगते हैं, जबकि वे सिर्फ 0.1 सेकंड तक ही जिंदा रहे। इसलिए उन्हें दर्द महसूस करने का भी मौका नहीं मिला। टक्कर के 1 सेकंड बाद पृथ्वी की सतह पानी की तरह ऊपर उछल गई। देखते ही देखते लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन गया। करीब 3,30,000 घन किलोमीटर चट्टानें 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछल गईं। अगले कुछ घंटों में यही चट्टानें आग की बारिश बनकर फिर से पृथ्वी पर गिरने वाली थीं। टक्कर के 2 मिनट बाद शॉकवेव आवाज की रफ्तार से भी तेज बाहर की तरफ फैलने लगी। लगभग 1500 किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोरों ने अभी अभी आसमान में तेज सफेद रोशनी देखी थी और जमीन को कांपते हुए महसूस किया था। वे भागना भी शुरू नहीं कर पाए थे कि शॉकवेव वहां पहुंच गई। हवा की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जो पृथ्वी पर दर्ज किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। 30 टन वजन वाले डायनासोर खिलौनों की तरह हवा में उड़ गए। जबरदस्त दबाव की वजह से उनके अंदरूनी अंग फट गए। पेड़ बीच से टूट गए और उसी पल आग पकड़ ली। हवा खुद जलती हुई आग बन गई। एक सांस लेते ही फेफड़े जलकर खत्म हो जाते। टक्कर के 10 मिनट बाद भूकंप की लहरें पूरी पृथ्वी का कई बार चक्कर लगा चुकी थीं। दुनिया भर के ज्वालामुखी फटने लगे और जमीन की दरारों से लावा बाहर निकलने लगा। समुद्र के अंदर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे 1000 मीटर से भी ऊंची सुनामी उठी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी सिर्फ 828 मीटर ऊंची है। ये पानी की दीवार करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हर चीज को बहाती चली गई। समुद्र किनारे रहने वाले डायनासोरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वे पानी में बह गए। उनके शरीर सैकड़ों किलोमीटर दूर अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। टक्कर के आधे घंटे बाद सबसे डरावना मंजर शुरू हुआ। याद है, जो चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में उड़ गए थे? करोड़ों टन चट्टानें लगभग 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वे वापस गिरने लगीं। हर टुकड़ा एटमॉस्फेयर में दोबारा घुसते समय रगड़ की वजह से सफेद गर्म हो गया और आग की लंबी पूंछ के साथ जमीन पर गिरने लगा। ये साधारण उल्कावृष्टि नहीं थी, बल्कि असली आग की बारिश थी।
पूरा आसमान आग से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से पूरी दुनिया जल रही हो। ये आग की बारिश लगभग 3 दिन और 3 रात तक लगातार होती रही। जमीन पर जो भी जल सकता था सब जल गया। जंगल, घास के मैदान और जानवरों के शव सब आग का ईंधन बन गए। सिर्फ 2 दिनों के अंदर उत्तरी अमेरिका के 90% से ज्यादा जंगल राख में बदल गए। अगर तुम टक्कर की जगह से 5000 किलोमीटर दूर कोई डायनासोर होते तो पहले आसमान को लाल और फिर काला होते देखते। तुम देखते कि आसमान से एक एक करके आग के गोले गिर रहे हैं और हर गोला जमीन पर गिरकर नई आग लगा रहा है। तुम्हारे आसपास के साथी एक एक करके मर रहे हैं, कोई आग में जलकर, कोई गिरते पत्थरों से कुचलकर और कोई धुएं में दम घुटने से। तुम पूरी ताकत से भागते, लेकिन छिपने के लिए कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची होती, क्योंकि पूरी पृथ्वी जल रही थी। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में टैनिस नाम की एक फॉसिल साइट है। वहां वैज्ञानिकों को उसी दिन मरी हुई मछलियों के फॉसिल मिले जिस दिन टक्कर हुई थी। उन मछलियों के गलफड़ों में आसमान से गिरे कांच जैसे छोटे छोटे कण फंसे हुए थे। ये टक्कर के समय उछली पिघली हुई चट्टानों के ठंडा होने से बने थे। वहां एक डायनासोर की टांग का फॉसिल भी मिला, जिस पर त्वचा के निशान आज भी मौजूद हैं। उस हड्डी पर न काटने के निशान थे और न ही कोई टूट फूट। वैज्ञानिकों का मानना है कि टक्कर से उठे भयानक पानी के बहाव ने उसकी टांग को शरीर से अलग कर दिया था। यह जगह टक्कर वाली जगह से 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। फिर भी वहां का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। वैज्ञानिकों ने मछलियों की हड्डियों पर बनी ग्रोथ लाइंस का अध्ययन करके यह भी पता लगाया कि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन में टकराई थी। टक्कर के तीसरे दिन आग की बारिश तो रुक गई, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। टक्कर से उठी धूल, सल्फ्यूरिक एरोसोल और जंगलों की आग का धुआं एटमॉस्फेयर में फैल गया और सूरज पूरी तरह ढक गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टक्कर के बाद लगभग 2 साल तक पृथ्वी के पौधे ठीक से फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाए। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे नहीं उगेंगे, पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी और फूड भी नहीं मिलेगा। इसके बाद पूरी फूड चेन नीचे से ऊपर तक डोमिनो की तरह टूटने लगी। सबसे पहले बड़े शाकाहारी डायनासोर हार गए। ट्राइसेराटॉप्स और डक बिल डायनासोर जैसे विशाल जानवरों को हर दिन सैकड़ों किलो पौधे खाने पड़ते थे, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ जली हुई जमीन और सूखे पौधे दिखाई दे रहे थे। वे झुंड बनाकर हरियाली की तलाश में भटकते रहे, लेकिन जहां भी गए वहां सिर्फ मौत मिली। भूख की वजह से उनकी चाल धीमी होती गई, शरीर कमजोर होता गया और आखिर में वे रास्तों में गिरकर मर गए। यही उनके शव मांसाहारी डायनासोरों का आखिरी फूड बने। इसके बाद मांसाहारी डायनासोरों की बारी भी आ गई। कभी फूड चेन के सबसे ऊपर रहने वाला टीरेक्स अब सबसे बेबस जीव बन चुका था। वो जली हुई धरती पर इधर उधर भटकता रहता। उसकी आंखों में अब शिकार का घमंड नहीं, सिर्फ भूख और निराशा बची थी। या तो वो भूख से गिरकर मर जाता या आखिरी सड़े हुए मांस के टुकड़े के लिए अपने ही जैसे दूसरे टीरेक्स से लड़ते हुए मारा जाता। समुद्रों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। टक्कर के बाद हुई एसिड रेन ने समुद्र के पानी का संतुलन बिगाड़ दिया। समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म पौधे बड़ी संख्या में मर गए और पानी में ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी। कभी समुद्र पर राज करने वाले विशाल समुद्री सरीसृप जैसे मोसासौर और प्लेसियोसौर एक एक करके दम घुटने से मर गए। उनके शव धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूब गए। लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई। गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ मुर्दाखोर जीव इस समय भी जिंदा बचे रहे। केकड़े, स्टारफिश और कुछ प्राचीन शार्क गहरे समुद्र के स्थिर माहौल में छिपे रहे। ऊपर से लगातार गिरते शव उनके फूड बन गए और इसी सहारे उन्होंने इस सबसे अंधेरे दौर को पार कर लिया। पहले डायनासोर की मौत से लेकर आखिरी डायनासोर के पूरी तरह खत्म होने तक कितना समय लगा? कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि हजारों नहीं, बल्कि कई दसियों हजार साल। यानी टक्कर के बाद भी हजारों साल तक हर दिन कोई ना कोई डायनासोर मरता रहा। हर दिन कोई ना कोई जिंदा रहने की कोशिश करता रहा और हर दिन कोई अपनी आखिरी सांस लेता रहा। यह सिर्फ एक विलुप्ति नहीं थी, बल्कि हजारों साल तक चलने वाली मौत की सजा थी। आखिर में नतीजा बेहद डरावना था। इस घटना में पृथ्वी की लगभग 75% से 80% स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गईं। जमीन पर रहने वाले सभी गैर पक्षी डायनासोर खत्म हो गए। आसमान के प्टेरोसौर खत्म हो गए। समुद्र के मोसासौर और प्लेसियोसौर भी पूरी तरह समाप्त हो गए। इसे पृथ्वी के इतिहास की सबसे हाल की महाविलुप्ति माना जाता है, जिसे क्रिटेशियस काल के अंत की महाविलुप्ति कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि एस्ट्रॉइड बिल्कुल उसी जगह जाकर टकराई जहां उसका असर सबसे भयानक होना था। 2024 में जर्मनी की कोलोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित की। उन्होंने 6 करोड़ 60 लाख साल पुराने पत्थरों में मौजूद रुथेनियम नाम की दुर्लभ धातु के आइसोटोप्स का अध्ययन किया और आखिरकार पता लगाया कि ये एस्ट्रॉइड कहां से आई थी। ये साधारण एस्ट्रॉइड नहीं थी। ये कार्बन युक्त कॉन्ड्राइट उल्कापिंड का एक प्रकार था। ये मंगल और बृहस्पति के बीच वाले सामान्य एस्ट्रॉइड बेल्ट से नहीं आई थी, बल्कि बृहस्पति की कक्षा से भी बहुत दूर सौर मंडल के बाहरी किनारे से आई थी। अरबों किलोमीटर का सफर तय करके ये पत्थर सीधे पृथ्वी पर आया और बिल्कुल सबसे खतरनाक जगह पर आकर टकराया। जापानी वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन किया। उन्होंने पाया कि पृथ्वी की सतह का सिर्फ लगभग 13% हिस्सा ऐसा है जहां पर्याप्त मात्रा में सल्फर वाले खनिज और कार्बन वाले पदार्थ मौजूद हैं। अगर एस्ट्रॉइड वहां टकराए तभी इतनी धूल और धुआं बनेगा कि पूरी दुनिया में महाविलुप्ति हो सकती है।
युकातान प्रायद्वीप का समुद्री इलाका ठीक उसी 13% हिस्से में था। टक्कर के उसी पल अरबों टन सल्फर और कार्बन सीधे एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। सल्फर सल्फ्यूरिक एरोसॉल बन गया, कार्बन धुएं में बदल गया और इसके साथ खरबों टन सिलिकेट धूल भी हवा में फैल गई। इन तीनों ने मिलकर सूरज को कई सालों तक ढक दिया। 2023 में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार सिर्फ यही बारीक सिलिकेट धूल पूरी दुनिया का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री तक गिराने के लिए काफी थी। दूसरे शब्दों में कहें, अगर एस्ट्रॉइड थोड़ी सी भी दूसरी जगह गिरती, जैसे गहरे समुद्र में या किसी साधारण ग्रेनाइट चट्टान पर, तो एटमॉस्फेयर में इतनी सल्फर और कार्बन नहीं पहुंचती। तब शायद डायनासोर इस आपदा से बच जाते। यानी डायनासोर सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुए क्योंकि एस्ट्रॉइड बहुत बड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह पर जाकर गिरी। इतना ही नहीं, चीन की विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने शांशी के शानयांग बेसिन में मिले 1000 से ज्यादा डायनासोर अंडों के फॉसिल का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि एस्ट्रॉइड के टकराने से करीब 20 लाख साल पहले से ही डायनासोरों की अलग अलग स्पीशीज लगातार कम हो रही थीं। अंडों के प्रकार घट रहे थे और उनके फूटने की दर भी कम होती जा रही थी। इसी समय भारत के दक्कन पठार में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फट रहे थे। उनसे निकली भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने दुनिया के क्लाइमेट को पहले ही अस्थिर कर दिया था। यानी एस्ट्रॉइड के आने से पहले ही डायनासोरों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस एस्ट्रॉइड ने सिर्फ आखिरी और सबसे घातक वार किया। लेकिन जीवन नाम की चीज हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जमीन के नीचे बनी सुरंगों में, कीचड़ भरे दलदलों में और चट्टानों की दरारों के बीच कुछ छोटे छोटे जीव जिंदा बच गए। इनमें कीड़े, मकोड़े, उभयचर जीव और 1 पाउंड से भी कम वजन वाले छोटे स्तनधारी शामिल थे। वे अंधेरे में छिपकर कीड़े और सड़े हुए पौधों की जड़ों को खाकर किसी तरह जिंदा रहे। उनका शरीर छोटा था, इसलिए उन्हें ज्यादा फूड की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे अपने शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित कर सकते थे और ठंड भी सह लेते थे। कुछ जीव तो हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते थे, जिससे फूड की सबसे ज्यादा कमी के समय उनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता था। और क्योंकि वे पहले से ही डायनासोरों के डर की वजह से रात में रहने के आदी थे, इसलिए अचानक छा गया अंधेरा उनके लिए उतना खतरनाक साबित नहीं हुआ। कई सालों बाद, बल्कि 10 से भी ज्यादा साल बीतने के बाद, एटमॉस्फेयर में फैली धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। सूरज की रोशनी फिर से मोटी धूल की परत को पार करके धरती तक पहुंचने लगी। रोशनी कमजोर थी, लेकिन उम्मीद से भरी हुई थी। बर्फ पिघलने लगी, बारिश का पानी जली हुई धरती को धोने लगा और नीचे की मिट्टी फिर दिखाई देने लगी। चट्टानों की दरारों में छिपे बीज दोबारा जागने लगे। पहले छोटे छोटे अंकुर निकले, फिर वे मोटी धूल को चीरते हुए ऊपर आने लगे। काई जली हुई चट्टानों पर फैलने लगी। फर्न के पौधे खंडहरों के बीच से बाहर निकलने लगे और पृथ्वी ने एक बार फिर जीवन की सांस लेना शुरू कर दिया। जो छोटे स्तनधारी इतने सालों तक अंधेरे में छिपे रहे थे, वे आखिरकार अपनी सुरंगों से बाहर आए। उन्होंने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। डायनासोर गायब हो चुके थे और उनके छोड़े हुए हर इकोसिस्टम में अब जगह खाली थी। इसके बाद उन्होंने तेजी से अपनी संख्या बढ़ाई, तेजी से एवोल्यूशन किया और डायनासोरों की छोड़ी हुई हर जगह पर फैल गए। कुछ का शरीर बड़ा हो गया, कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ पानी में उतर गए, कुछ तेज दौड़ना सीख गए और कुछ ने अपने पंजों से फूड पकड़ना शुरू कर दिया। यहीं से सरीसृपों का युग खत्म हुआ और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया। लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है, डायनासोर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुए। उनकी एक खास शाखा आज भी जिंदा है और वही है पक्षी। तुम्हारी खिड़की के बाहर चहचहाती गौरैया और तुम्हारे नाश्ते में खाया जाने वाला अंडा दोनों डायनासोरों के सीधे वंशज हैं। उनके पूर्वज छोटे आकार वाले पंखों से ढके थेरोपोड डायनासोर थे। उस महाविनाश के समय उनका शरीर छोटा था और उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा लचीला था, इसलिए वे किसी तरह बच गए। यानी अगर सही मायनों में देखा जाए तो डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ जीने का तरीका बदल लिया। जमीन के शासक से वे आसमान के राजा बन गए। 6 करोड़ से भी ज्यादा साल बीत गए। उन छोटी सुरंगों में छिपे स्तनधारियों की आने वाली पीढ़ियों में से एक शाखा सीधी खड़ी हो गई। उसने औजार बनाना सीखा, बोलना सीखा और खुद को एक नाम दिया, इंसान। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? डायनासोरों ने लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन आखिर में एक पत्थर ने उनका अंत कर दिया। वहीं इंसानों को अस्तित्व में आए अभी लगभग 30 लाख साल ही हुए हैं और हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं जिसने जानबूझकर एक एस्ट्रॉइड से टक्कर मारी ताकि उसकी कक्षा बदल सके। उस मिशन का नाम डार्ट था। इसे सितंबर 2022 में पूरा किया गया और यह मिशन सफल भी रहा। डायनासोर 16 करोड़ साल में भी दूरबीन नहीं बना पाए, लेकिन इंसानों ने सिर्फ 30 लाख साल में अंतरिक्ष में जाकर एस्ट्रॉइड को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। शायद यही विलुप्त होने और विलुप्त न होने के बीच सबसे बड़ा फर्क है।